हेलो बच्चों। नीट और जेडब्ल्यू की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काफी सारे लेक्चर हो चुके हैं। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट लेक्चर होने वाला है। और बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम तीन मेजर टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। दूसरा, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और तीसरा, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन तीनों से कई बार एक आधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पिछले सालों में जेडब्ल्यू नीट में इससे क्वेश्चन आए हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करना आपके लिए जरूरी है। और बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बहुत सरल है और थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रखना है, और बाकी एक आध हम छुटपुट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते बिना किसी देरी के लास्ट लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक पहले छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं, कलर ऑफ जेमस्टोन। तो बच्चों, जो हमारे जेम होते हैं यानी जो रत्न होते हैं उनका कलर होता है। जैसे आपने हीरा, पन्ना, ये सब सुना होगा, तो उनका अपना एक विशेष कलर होता है। वैसे जेमस्टोन का फॉर्मूला अलग होता है, यानी वो एक तरह का ऑक्साइड होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हो गए, बेरिलियम के सिलिकेट हो गए। लेकिन जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? उनमें जो मेटल प्रेजेंट होता है, डी ब्लॉक का मेटल होता है, उसकी वजह से होता है। तो मैं आपको जेमस्टोन, उसका कलर और उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है वो बता देता हूं। बहुत इजी है ना। तो पहले मैं यहां पे लिखता हूं, इधर जेमस्टोन लिखेंगे, उसके बाद उस जेमस्टोन में कौन सा कलर होता है वो लिखेंगे, और उसके बाद उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है वो लिखेंगे। ठीक है। तो बच्चों, पहला जेमस्टोन हमारे पास है रूबी, RUBY, रूबी। आर से रूबी, तो इसका कलर होगा आर से रेड, रूबी एंड रेड, है ना। अच्छा, रूबी में प्रेजेंट होता है बच्चों क्रोमियम, CR। ठीक है। दूसरा जेमस्टोन हमारे पास है टोपाज, TOPAZ, और टोपाज का कलर होता है येलो, और बच्चों इसमें प्रेजेंट होता है आयरन। ठीक है। तीसरा जेमस्टोन हमारे पास है एमेराल्ड, और बच्चों इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, और इसमें भी क्रोमियम प्रेजेंट होता है। बस। तो रूबी, रेड, क्रोमियम, टोपाज, येलो, आयरन, एमेराल्ड, ग्रीन एंड क्रोमियम। ठीक है। दो में क्रोमियम होता है, बीच वाले में आयरन होता है। बस ये ध्यान में रखना है, कई बार एक आधा क्वेश्चन इससे आ सकता है। ठीक है बच्चों, चलो। तो ये हो गया हमारे पास कलर ऑफ जेमस्टोन, है ना। तो जो कलर होता है जेमस्टोन का, वो उसके अंदर मेटल यानी ट्रांजिशन मेटल की वजह से होता है। ठीक है बच्चों। दूसरा टॉपिक हमारे पास है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अच्छा, एक फेमस ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आपने पढ़ा होगा जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके अलावा एक और हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ऑर्गेनोमेटालिक मतलब होता है बच्चों, एक मेटल का कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है, मेटल कार्बन बॉन्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अच्छा, वो जो मोस्टली जो मेटल होता है, कई बार जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना, लेकिन बच्चों कई बार जो है इसमें मेटलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। मेटलॉइड्स यानी मेटलॉइड्स जैसे बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, इनका बॉन्ड कार्बन के साथ बनता है, तो भी उनको हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन मोस्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है और कार्बन है। ठीक है बच्चों। अच्छा, डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ साथ कई बार इसमें P ब्लॉक एंड S ब्लॉक के एलिमेंट भी यूज होते हैं, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि डी ब्लॉक हो, S ब्लॉक भी हो सकता है, P ब्लॉक भी हो सकता है, और मेटलॉइड्स हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हमेशा क्या रहने वाला है? कार्बन रहने वाला। ठीक है। दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अच्छा, अगर इनका हम क्लासिफिकेशन देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ बॉन्ड दे आर क्लासिफाइड on the basis of types of bond। ठीक है। तो बच्चों, पहला हमारे पास है ओनली सिग्मा बॉन्ड, है ना, जिनमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक। तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास है RMgX, ये तो है ना,
तो R क्या है, यहां पर कार्बन है और Mg क्या है, एक S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो C और मेटल, कार्बन एंड मेटल, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है। और बच्चों यहां पर जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और RMgX को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, बहुत ही आसान। दूसरा हमारे पास है ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिनमें पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। अच्छा, पाई बॉन्ड बच्चों कहाँ होता है, जिसमें जो मेटल है वो किसके साथ कंबाइंड होगा, एल्कीन के साथ या एल्काइन के साथ। ठीक है, या बच्चों ये बेंजीन के साथ कंबाइंड होगा। तो बोलने का मतलब है कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसा कार्बन हम लेंगे जिसमें या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो। ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास निकल के आते हैं एग्जाम्पल, वो आता है बच्चों, देखो है ना, Fe। अच्छा, यहां पे जो रिंग होती है वो बनती है 5 कार्बन की, इस तरह से माइनस, और ये कुछ इस तरह से बनता है, ये माइनस, और Fe और Fe इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, इसका नाम है बच्चों फेरोसिन। फेरोसिन है ना, ये कई बार पूछा भी जाता है ना, व्हाट इज फेरोसिन। तो 2 5 कार्बन की रिंग होंगी और बीच में क्या होगा, आयरन होगा। ठीक है। और दूसरा हमारे पास है क्रोमियम, और यहां पर जो है 6 कार्बन की रिंग बनेंगी, 1 2, इस तरह से। ठीक है, इसका नाम है बच्चों डाइबेंजीन। 2 बेंजीन है ना, डाइबेंजीन, डाइबेंजीन, डाइबेंजीन क्रोमियम। अच्छा, इनको जो है कुछ फॉर्मूले से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर एक ग्रीक वर्ड का हम यूज करेंगे, ईटा, ETA, ईटा, दिस इज कॉल्ड ईटा, है ना। तो हम लिखेंगे, देखो Fe, ईटा, और ईटा में कितने कार्बन की रिंग है, 5 कार्बन की रिंग है, तो ईटा 5, और लिखेंगे बच्चों C5NH5, इसको बंद कर देंगे। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, क्रोमियम लिखेंगे, क्रोमियम ब्रैकेट शुरू, ईटा कितने कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की रिंग है, तो C6NH6, बस। तो बस केवल लिखने का तरीका है। तो बच्चों डाइबेंजीन क्रोमियम और फेरोसिन एक तरह के पाई बॉन्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो कौन सा कंपाउंड है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, थर्ड टाइप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उससे कई बार क्वेश्चन आया है, जिसमें बच्चों सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं। तो देखिए, देयर आर थर्ड टाइप्स ऑफ, तीसरा है ना, तीसरा सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना। सिग्मा, ध्यान रखना सिग्मा और पाई बॉन्डेड, बिल्कुल कई बार पूछा भी जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें बच्चों मोस्टली हम क्या करते हैं, दे आर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना ना, मोस्टली कौन से होते हैं, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, जिसमें बच्चों मेटल तो जो है एक तरह का हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और जो कार्बोनिल होता है वो होता है CO, और कार्बोनिल किसका रोल प्ले करेगा, एज ए लाइगेंड करेगा। और बच्चों ये सारे के सारे जो है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब सारे कॉम्प्लेक्स में जो लाइगेंड होता है वो एक ही तरह का होता है। तो मेटल और CO को आपने जोड़ा है मेटल कार्बोनिल कंपाउंड, तो इसमें जो है किस तरह की बॉन्डिंग आपको मिलेगी, सिग्मा भी और पाई भी। ठीक है बच्चों, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं 1 बाय 1। एक हमारे पास है NiCO, CO बड़ा लिखो है ना, NiCO4 टेट्रा कार्बोनिल निकल। दूसरा हमारे पास है FeCO5 पेंटा कार्बोनिल आयरन। तीसरा बच्चों हमारे पास है
CrCO6, हेक्सा कार्बोनिल, ये वाला है ना, हाँ ठीक है, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम। ठीक, अच्छा चौथा एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं। हेक्सा क्रोमियम हो गया, ठीक है। अच्छा एक और हमारे पास है Mn2 NCO, ये है बच्चों 10, है ना, 10। दिस इज कॉल्ड डेका कार्बोनिल डाईमैग्नीज। डेका कार्बोनिल 10 कार्बोनिल है और 2 मैग्नीज है। और एक और इसमें आता है लास्ट वाला कोबाल्ट, है ना, CO का होल 8। दिस इज ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट, है ना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं, है ना, ठीक है। 4 इस पर जो है लाइगेंड जुड़े हैं। दिस इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 5 लाइगेंड जुड़े हैं तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, है ना, ये तो आपको आता होगा। 6 लाइगेंड जुड़े हैं, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। बस इन तीनों के आपको ज्योमेट्री याद रखनी है, ठीक है। और बच्चों एक तो एग्जांपल आपको याद रखने हैं, दूसरा आपको क्या याद रखना है, इनके स्ट्रक्चर याद रखने हैं। तो स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बताता हूं, है ना। तो ये हो गया इतना। दूसरा हम इनके स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे जो है इनके स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो अगर निकल टेट्रा कार्बोनिल को मैं बनाऊंगा तो निकल और 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल, CO एंड CO, टेट्राहेड्रल आ गया, ठीक है। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, तो बच्चों FE, ठीक है, 1 2 3 और 1 2, ये तीनों बॉन्ड एक प्लेन में, ये ऊपर और नीचे, CO, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद है CrCO6। हेक्सागोनल आपको बनाना होता है, यानी ऑक्टाहेड्रल बनाना होता है। तो बच्चों किस तरह करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल। तो CO एंड CO ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है। इन दोनों के स्ट्रक्चर में है MnCO2, है ना। तो अब देखो ये हो गया हमारे पास, ये तीनों हो गए। Mn2CO10, तो देखो कैसे यही बनाएंगे, है ना, इसको Mn और Mn, और कितने कार्बोनिल है, 10 कार्बोनिल है। तो 1 2 3 4 5, एक Mn पर जो है 5 कार्बोनिल ग्रुप आपको लगाने हैं, इस तरह से हो गया। और दूसरे Mn पर भी 5 कार्बोनिल ग्रुप आपको लगाने हैं, इस तरह से। ये देखो, तो Mn2 डायमैग्नीज डेका कार्बोनिल, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 10 हो गया। अब हमारे पास बचा CO2 CO8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो CO कोबाल्ट और CO दूसरा कोबाल्ट, ठीक है। हर कोबाल्ट से 3 CO लगे हैं, इस तरह से, है ना। ये 3 हो गए, 3 और 3 6 हो गए, और 2 बच्चों ऐसे लगते हैं, देखो इस तरह से, ये वाले सेंटर में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट, ठीक है बच्चों। और इन सब में जो मेटल है, उस मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा 0 रहता है ना, देख लो ना, सब में 0 है पूरा के पूरा, ठीक। लेकिन सबकी ज्योमेट्री अलग है। तो 2 चीजें आपको पढ़नी है, एक तो एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं और दूसरे स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं, और तीसरा अगर ज्योमेट्री आप पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है जिनमें सिग्मा बॉन्ड भी होता है और पाई बॉन्ड भी होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा। इतना समझ में आ गया? तो नोट करो जरा फटाफट। अब बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनता है ना बच्चों। तो देखो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है और मेटल के यहां पर हम क्या करेंगे, ये ऑर्बिटल बना लेंगे, मेटल के ऑर्बिटल, है ना, ये मेटल के ऑर्बिटल। और बच्चों कार्बोनिल होता है C ट्रिपल बॉन्ड O, तो O के भी हमने 3 ऑर्बिटल यहां पर बना दिए,
और सी के भी हमने जो है 3 ऑर्बिटल यहाँ पर ये बना दिए है ना, इस तरह से। और इस कार्बोनिल के पास कार्बन के पास लोन पेयर होता है। तो बच्चों ये क्या करता है, एक ऑर्बिटल यहां बनेगा है ना, ये लोन पेयर इसको देता है। देखो, लाइगैंड गिव लोन पेयर टू द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। लाइगैंड जो है लोन पेयर किसको दे रहा है, गिव लोन पेयर टू द वैकेंट मेटल डी ऑर्बिटल। ये तो हो रहा है, लाइगैंड लोन पेयर दे रहा है, ठीक है। तो लाइगैंड से मेटल की तरफ क्या जाएंगे, लोन पेयर जाएंगे। देखो इधर से इधर चला गया। अब बच्चों यहां पर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो, मेटल के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो मेटल अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को देगा। दिस इज एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल, ये दोनों। तो मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल किस तरफ जाएंगे, इस कार्बोनिल कार्बन के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की तरफ जाएंगे और ये बनाएंगे बच्चों यहां पर पाई बॉन्ड। तो हो गया बच्चों सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, समझे बात। तो दूसरा क्या हो रहा है, मेटल फिल्ड डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स डोनेट टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ये तो हुआ। तो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। लाइगैंड वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल को दे रहा है और मेटल के जो फिल्ड डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जा रहे हैं, लाइगैंड की तरफ जा रहे हैं। और बच्चों इस दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं हम सिनर्जिक इफेक्ट। और बच्चों सिनर्जिक का इफेक्ट का मतलब होता है चीजों का बढ़ जाना और मजबूत हो जाना। तो यहां पर जो मेटल और लाइगैंड के बीच जो बॉन्ड बना है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा होगा कि जो CO है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग फील्ड लाइगैंड है, और जितना स्ट्रांग फील्ड लाइगैंड होगा मेटल के साथ उसकी बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो यहां पर इस तरह का कंसेप्ट आपको सीखना है, समझे बात मेरी। तो बस ये पाई और सिग्मा बॉन्ड का एग्जांपल आपको देखना है, ठीक है। नोट करो जरा फटाफट। तो चलो इतना हो गया कंप्लीट, है ना। तो बस ध्यान रखना कि कहां से इलेक्ट्रॉन कहां की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, समझे बात मेरी। चलो दूसरा टॉपिक कंप्लीट। अब बच्चों तीसरे टॉपिक पर हम आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। तो क्या क्या चीजें स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती हैं और स्टेबिलिटी हम कैसे पता करेंगे, चलो देख लेते हैं। तो थर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, है ना। चलो तो बच्चों देखो, किसी भी चीज की स्टेबिलिटी हमें तब पता चलती है जब हम उस कंपाउंड को ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करने में कितनी एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ रही है वो उसकी स्टेबिलिटी बताएगी। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम दो चीजों को जोड़ के एक कंपाउंड बनाते हैं तो भी हमें उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट पता चलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहां पे कैसे हो रहा है। जैसे अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स, हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है CrNH3 4N2+, है ना। और बच्चों इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें मिलेगा Cr2+ प्लस 4NH3, ये तो मिलेगा, है ना। अच्छा इसको इतना रखो, है ना, इसको इतना दे दो, 4NH3 ये हुआ, ठीक। तो अगर हमें ये कंपाउंड हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, तो वो Cr2+ और 4NH3 में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर जो है हम एक कांस्टेंट लेंगे जिसको हम बोलेंगे इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द Ki। दिस इज कॉल्ड इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, है ना, यही तो था। तो इसका अपोजिट इसका ये तो लिखना है आपने, तो Cr2+, ठीक है, यहां लिखा आपने, और NH3 और इसको ऊपर 4 मोल बाई CrNH3
का 4 ऐसा, ठीक है, एंड 2+, ये हुआ। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। लेकिन इसमें एक और चीज आती है, इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट है ना। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट में क्या होता है, हम अपोजिट डायरेक्शन करते हैं। हम कोई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसको जोड़ने दो यानी मेटल और प्लस लाइगेंड को मिलके हम एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो होती है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये हो गया CrNH3 4 एंड 2+, ठीक है। और बच्चों ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, इसको हम डिनोट करते हैं बीटा से। तो बीटा इक्वल टू ऊपर क्या रखेंगे, CrNH3 का 4 इतना, और नीचे क्या रखेंगे Cr2+ ये, और NH3 ये 4 है ना। तो उल्टा हो गया। तो बोलने का मतलब है कि हमारा जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है यानी बीटा है वो रेसिप्रोकल है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट के, ये है, इतना आपको याद रखना है। तो इससे मेनली हमारा पता चलता है कि ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कितना स्टेबल है। तो बच्चों इसकी कोई एक वैल्यू आती है, तो जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होगा, ये ध्यान रखना है। तो अब मैं 2 एग्जांपल आपको बताता हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। चलो, इतना समझ में आ गया। इसमें कुछ ज्यादा याद रखना नहीं है, बस ये याद रखना है कि कितने ऐसे फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। तो मैं 2 चीजें आप में बता देता हूं, है ना। देखो, CuNH3 का 4 2 पॉजिटिव और अच्छा एक मिनट है ना, इतना नहीं है ना, जोड़ो इसे, Cu2+ प्लस 4NH3 और आपने इससे बनाया CuNH3 का 4, ये 2+ है ना। दूसरा है हमारे पास Cu2+ प्लस 4Cn-, और बच्चों यहां पर बना CuCn का 4 2- है ना। 4 नेगेटिव इधर थे, 2 पॉजिटिव गए, 2 नेगेटिव, ठीक। अच्छा, इसकी जो वैल्यू आती है बीटा की और इसकी जो वैल्यू आती है बीटा की, पहले वाले की जो बीटा की वैल्यू है वो है बच्चों 4.5 × 10⁻11, ठीक है। और दूसरे की है 2.0 × 10⁻27, इतनी है इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी बीटा की वैल्यू। तो बच्चों यहां पर देखो बीटा की वैल्यू ज्यादा है तो सीधी सी बात है कि ये कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो बस इतना ही ध्यान रखना आपको, है ना। ये केवल एक समझाने के लिए बस इतना होता, समझे मेरी बात। तो जितना ज्यादा बीटा की वैल्यू बढ़ेगी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। अब हम बच्चों बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर जो है किसी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। बस वही ध्यान रखना आपने। तो हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिन पर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन करता है बच्चों चार्ज ऑन मेटल आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको ना, अगर बच्चों मेटल आयन पर चार्ज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और जनरल रूल हमारे पास एक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंपाउंड है Cu+ और दूसरा कंपाउंड है जिसमें कि Cu++ है, तो Cu+ का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा बजाय Cu+ का। उसी तरह जो है Fe2+ का कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होगा बजाय Fe3+ का कॉम्प्लेक्स। तो सेम मेटल लेंगे तो चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और बच्चों एक जनरल ट्रेंड है कि
अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट सीरीज देखें 3D सीरीज, तो लेफ्ट टू राइट जाने से स्टेबिलिटी बढ़ती है मेटल के केस में। जैसे मैग्नीज, आयरन, ये देखो। तो बच्चों ये जो ऑर्डर है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाने से मेटल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर इन सबको मैं जो है +2 लो तो है ना, +2 सबको +2 लेते हैं इस तरह से, तो जिंक का कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा बजाय सीयू से, सीयू का ज्यादा स्टेबल होगा बजाय निकल से, निकल का ज्यादा स्टेबल होगा बजाय कोबाल्ट से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है बच्चों कि हमारे पास बेसिसिटी ऑफ लाइगेंड्स, हाँ, बेसिसिटी ऑफ लाइगेंड्स। अगर बच्चों लाइगेंड्स की बेसिसिटी बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। इंक्रीज बेसिसिटी ऑफ लाइगेंड्स इंक्रीज स्टेबिलिटी। इसीलिए बच्चों क्या होता है, CN और CO ये जो लाइगेंड है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, तो इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि इनकी बेसिसिटी ज्यादा होती है। और आपने पढ़ा होगा NH3, तो NH3 बेसिक है, H2O एसिडिक भी है, बेसिक है, लेकिन ये ज्यादा बेसिक है, ये कम बेसिक है। इस लाइगेंड के कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है, इस लाइगेंड के कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल है। तो सिंपल सी बात है कि बेसिसिटी बढ़ने से उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है अगर उसमें अलग अलग तरह के लाइगेंड इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, समझे मेरी बात? ये पॉइंट ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट ध्यान में रखना है बच्चों, चिलेटिंग इफेक्ट। चिलेटिंग इफेक्ट या रिंग इफेक्ट, रिंग इफेक्ट है ना। अच्छा, चिलेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेटल के चारों तरफ कोई ऐसा लाइगेंड जो कि रिंग बना रहा है इस तरह से, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और मोस्टली बच्चों चिलेटिंग इफेक्ट जो होता है वो 5 और 6 हम इसको बोलेंगे, हाँ, 5 और 6 लाइगेंड अटैच्ड एज ए रिंग, यानी पेंटाडेंटेट और हेक्साडेंटेट, ये जो लाइगेंड होंगे यही जाके जो है चिलेटिंग इफेक्ट करेंगे, तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी जितना ज्यादा चिलेशन होगा, मोर द चिलेशन मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो सपोज हमारे पास है बाइडेंटेड लाइगेंड है और अगर मैं हेक्साडेंटेड लाइगेंड ले रहा हूं EDTA, तो बच्चों इसका चिलेशन ज्यादा होगा बजाय इसके, क्योंकि इस पर जो है 6 तरफ से जो है मेटल की तरफ 6 तरफ से बॉन्डिंग बनेगी मेटल के साथ, और इसमें केवल 4 तरफ से बॉन्डिंग बन रही है। तो जितना ज्यादा चिलेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, देखो नोट करो जरा फटाफट। अच्छा, इसमें एक और है बच्चों, है ना, 4th नंबर का, चार्ज ऑन मेटल एंड बेसिसिटी ऑफ लाइगेंड, चिलेटिंग इफेक्ट, टाइप्स ऑफ मेटल, टाइप्स ऑफ मेटल्स, है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप के जो मेटल है उनका कॉम्प्लेक्स अलग अलग स्टेबिलिटी शो करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि एक मेटल का कॉम्प्लेक्स उसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो अलग होगा, दूसरे मेटल का कंसेप्ट स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट है वो अलग होगा। तो मेटल टू मेटल डिपेंड करता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है लाइगेंड के साथ। ठीक है, अच्छा, सबसे लास्ट इसमें आती है पॉलीडेंटेड लाइगेंड, डेंटेड लाइगेंड। ठीक है, तो बच्चों अगर पॉलीडेंटेड लाइगेंड होगा तो ऑब्वियसली जो है वो क्या करेगा, चिलेशन इफेक्ट ज्यादा करेगा। जितना ज्यादा मेटल के साथ कंबाइंड होगा तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को मॉडिफाई करते हैं। सबसे पहला चार्ज ऑन मेटल आयन, दूसरा टाइप्स ऑफ मेटल आयन, तीसरा बेसिसिटी ऑफ लाइगेंड, चौथा चिलेशन इफेक्ट और रिंग इफेक्ट, और पांचवा हो गया पॉलीडेंटेड लाइगेंड। ठीक है बच्चों, चलो, तो इतना समझ में आ गया। लास्ट हम डिस्कस करते हैं इसमें, अब एक और चीज रह रखी है 4th वाला, जिसमें हम बात करेंगे एप्लीकेशन और यूजेस ऑफ
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कहां कहां कॉम्प्लेक्स का यूज होता है। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, यूजेस ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो वन बाय वन यूज डिस्कस करते हैं, देखो कौन कौन सा यूज है। अच्छा ये तो हो गया पूरा, है ना। तो नंबर वन बच्चों आपने पढ़ा होगा टाइट्रेशन, है ना। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में टाइट्रेशन करने में इनका यूज होता है। और आपको पता है बच्चों कि जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो कुछ कलर प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और उन्हीं कलर प्रोडक्ट के मिलने से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, यानी जो कलर होता है वो कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने से ही आता है। तो जैसे कलर आ जाता है इसका मतलब कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। तो यहां पर इनका यूज होता है। तो जैसे हम लोग बात करेंगे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज होते हैं, तो बच्चों ईडीटी का यूज होता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। दूसरा यूज होता है डीएमजी, डाइमिथाइल ग्लॉक्साइड, है ना। अच्छा, तीसरा यूज होता है बच्चों हमारे पास एक और कंपाउंड है, कौन कौन सा था, ऑर्थो नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल, है ना, ऑर्थो नाइट्रोसो बीटा नेप्थोल। ठीक है, इनका यूज होता है, बस आपको बस ध्यान ही रखना है कि किस किस चीज का यूज होता है। ठीक है, दूसरा बच्चों हमारे पास है, देखो दूसरा हमारे पास है, हाँ, टू एस्टिमेट हार्डनेस ऑफ वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, क्लोराइड, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट, है ना, मालूम है आपको। क्लोराइड, सल्फेट और बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस होती है। तो जो बच्चों कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो किसी कॉम्प्लेक्स, किसी लाइगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और वहां पर जो हम यूज करते हैं लाइगेंड वो करते हैं ईडीटीए। तो ईडीटीए जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो है कॉम्प्लेक्स बनाता है, और कॉम्प्लेक्स बनने से जो हमें पता चलता है कि यहां पर ये रिएक्शन हुई है। तो ये हार्डनेस ऑफ वाटर में, सॉरी, वाटर की हार्डनेस को डिटेक्शन करने के काम आता है। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम होंगे तभी कॉम्प्लेक्स बनेगा, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये यूज होता है यहां पर। तो बच्चों ईडीटीए जो है सोडियम ईडीटेट की फॉर्म में होगा, ईडीटीए सोडियम ईडीटेट, है ना, जो कि क्या करेगा यहां पर सोडियम और कैल्शियम एक्सचेंज हो जाएंगे। तीसरी बच्चों यहां पर है, आपने पढ़ा होगा मेटलर्जिक प्रोसेस, मेटलर्जिक प्रोसेस में काम आता है। अच्छा, आपने मॉन्ड प्रोसेस पढ़ा होगा, है ना, मॉन्ड प्रोसेस। तो मॉन्ड प्रोसेस में यूज करते हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल, इसका यूज करते हैं। निकल को हम कार्बन मोनोऑक्साइड का साथ ट्रीट करते हैं, फिर बनता है निकल टेट्रा कार्बोनिल। इसके बाद निकल टेट्रा कार्बोनिल को हम हीट करते हैं तो हमें प्योर निकल मिल जाता है। तो ये भी जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है, तभी जाके हमें निकल प्योर फॉर्म में मिल रहा है। और दूसरा आपने बच्चों लीचिंग पढ़ा होगा, लीचिंग, है ना। तो लीचिंग में हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर को प्यूरिफाई करते हैं, और गोल्ड और सिल्वर क्या करते हैं, साइनाइड के साथ, KCN के साथ जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। और जो बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करता है, एक दोबारा से हमें प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो बोलने का मतलब है कि गोल्ड और सिल्वर को अगर हमें प्योरीफाई करना है तो हम किसका यूज करेंगे, उनको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ साइनाइड लाइगेंड। तो ये भी यूज होता है, तो मेटलर्जिक प्रोसेस में ये भी यूज होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, देखो, हाँ, बायोलॉजिकल 4, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, है ना बच्चों।
तो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में देखो कई सारे पिगमेंट्स होते हैं, उन पिगमेंट में जो एक मेटल एटम होता है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लोरोफिल, एक प्लांट पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और बच्चों क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है? Mg। ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन, HAE है ना, हीमोग्लोबिन जो ब्लड के रेड कलर को देता है ना, रेड कलर इसी की वजह से होता है। और बच्चों ये एक तरह का क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग पिगमेंट है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है? आयरन होता है। ये पढ़ना आपने, ठीक है। तीसरा बच्चों आपने एक विटामिन B12 का नाम सुना होगा, है ना, विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबालेमाइन। साइनोकोबालेमाइन, अच्छा, साइनोकोबालेमाइन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सी डिजीज होती है? परनीसिस एनीमिया। याद होगा आपको, एनीमिया होता है लेकिन कौन सा? परनीसिस एनीमिया। तो बच्चों इस में एक मेटल होता है जिसका नाम है कोबाल्ट। तो याद रखना, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन, विटामिन B12 यानी साइनोकोबालेमाइन में कोबाल्ट। और ये सब कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और कुछ एंजाइम्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और एक और एंजाइम था, कौन सा भाई? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। हाँ याद रखना, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज DASE। इन दोनों एंजाइम में बच्चों जिंक इन्वॉल्व होता है। तो कई बार पूछा जा सकता है भाई ये कि किस पिगमेंट्स में या एंजाइम में कौन सा मेटल एज ए कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होता है। तो यहां Mg, आयरन, कोबाल्ट एंड जिंक, है ना बच्चों। चलो इतना याद रखना आपको, ठीक है। ये 4 यूज हो गए, 2-3 और यूज है वो भी खत्म कर देते हैं, है ना। तो टाइट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। और प्लांट पिगमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, एंजाइम्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मेटलर्जिक प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है बच्चों। और लास्ट हमारे पास है, देखिए क्या क्या है हमारे पास। और फोटोग्राफी में, फोटोग्राफी में आपको पता है पुराने जमाने में जो नेगेटिव होता है उसको डेवलप किया जाता था। तो बच्चों वहां पे जो है AgBr के साथ Na2S2O3 हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट, ये दोनों यूज होते हैं। और यहाँ पे जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स की हेल्प से ही जो है उस नेगेटिव को डेवलप किया जा सकता है। तो फोटोग्राफी में यूज होता है। तो ये 5वें नंबर का हो गया। 6वें नंबर का बच्चों यहां पर आता है, एक रिएजेंट होता है जिसका नाम है विल्किंसन रिएजेंट। विल्किंसन रिएजेंट आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और इसका काम होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन मतलब रिडक्शन करता है एल्कीन का, ठीक है। और इस रिएजेंट को हम बोलते हैं, देखो PH3P, और इसको कर दो 3 और यहां पे कर दो RHNCl। ये विल्किंसन रिएजेंट है। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं क्लोरिडो, देखो है ना, क्लोरिडो, क्लोरीन है क्लोरिडो, और ये 3 है तो यहां पे आएगा ट्रिस, और इसका नाम है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो इसको ब्रैकेट के अंदर करो, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और जो मेटल है वो कौन सा है? रोडियम, 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 ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये विल्किंसन रिएजेंट है, ठीक है। अच्छा, फोटोग्राफी हो गया। लास्ट में बच्चों मेडिकल यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेडिकल यूज। मेडिकल यूजेस, अच्छा, कैंसर में एक बार पूछा था कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि कैंसर कीमोथेरेपी में काम आता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। तो बच्चों उसका नाम है सिस्प्लाटिन, सिस्प्लाटिन, ठीक है, यानी PTNS3 2Cl2, ये वाला सिस्प्लाटिन, सिस वाला है ना, नॉट ट्रांस,
सिस वाला, दोनों जो है एक ही साइड रहेंगे, ठीक है, सिस्प्लाटिन। अच्छा, कैंसर में इसका काम आता है। कुछ बच्चों पॉइजनिंग होती है, जैसे लेड पॉइजनिंग, पीबी पॉइजनिंग, तो अगर लेड पॉइजनिंग हो जाए तो वहां पर काम आता है EDTA, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर बच्चों आयरन पॉइजनिंग हो जाए, गलती से किसी ने आयरन जो है ले लिया, तो वहां पे काम आता है डेस फेरी ऑक्सामाइन। देखो फेरी से आयरन, याद रखने का तरीका है। और अगर बच्चों किसी को जो है कॉपर पॉइजनिंग हो जाए, ठीक है, तो वहां पर काम आता है पेनिसिलियमीन, पेनिसिलियमीन। तो ये बायोलॉजिक यानी ये मेडिकल यूज है। कैंसर कीमोथेरेपी में सिस्प्लाटिन यूज होता है, लेड पॉइजनिंग में EDT यूज होता है, आयरन पॉइजनिंग में डेस फेरिऑक्सामाइन यूज होता है, और कॉपर पॉइजनिंग में पेनिसिलियमीन यूज होता है, ठीक है। ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है पूरे के पूरे, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये पेनिसिलियमीन को डी पेनिसिलियमीन भी बोलते हैं, है ना। चलो, तो बच्चों ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये थोड़ा यूजेस आपको याद रखने हैं, एक आधा क्वेश्चन कई बार यूजेस से पूछा भी गया है ना। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म हो गया है। अब इसका PDF आपको प्रैक्टिस के लिए DPP में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ले लेना। और मैं आपको एक मैसेज भी दे दूंगा कि मैं आपको जो है इसके DPP देने वाला हूं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम फिजिकल केमिस्ट्री पूरा करेंगे। और बच्चों कई बच्चे ये बोल रहे थे कि प्रीवियस ईयर सॉल्व कराओ, को धीरे धीरे मैं प्रीवियस ईयर के भी बना रहा हूं, ठीक है। सब चीज आपको मिल जाएंगी, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। तो चलो बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।